इमेजिन करें कि एक ऐसा न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जिसे बने अभी कुछ ही साल हुए हैं, सितारों तक पहुंचने की दौड़ में दुनिया की सुपर पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है। और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान साउथ एशिया का वो पहला मुल्क है जिसने सक्सेसफुल स्पेस फ्लाइट की और एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की जिसे आज भी याद किया जाता है। और आज की वीडियो में हम इसकी रियल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को अनवील करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स और डॉक्टर अब्दुल सलाम के साइंटिफिक एम्बिशन से स्टार्ट हुआ। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के वेस्टर्न अलायंसेस जैसे कि सेंटो और सीटो में शमूलियत ने इसे सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर बना दिया था। 1960 में नासा ने इंडियन ओशन के साहिल पर मौजूद कंट्रीज को रॉकेट रेंज बनाने की ऑफर की। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और पॉलिटिकल अलायंस का फ़ायदा उठाते हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। नासा को अपने अपोलो मिशन के लिए इंडियन ओशन के अपर एटमॉस्फेयर का डेटा रिक्वायर्ड था। पाकिस्तान का कोस्टल रीजन, खास करके कराची के करीब सोन मियानी का इलाका, एयर डायनेमिक्स एंड एटमॉस्फेरिक लेयर्स की स्टडी और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक आइडियल स्पॉट था। बस फिर क्या होना था, पाकिस्तान ने नासा की मदद से सिर्फ 9 महीने में सोन मियानी रॉकेट रेंज को तैयार भी कर लिया। पाकिस्तान की ये सक्सेस यूएस के लिए कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान की जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से सामने आई। और फिर 16 दिसंबर 1961 को अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन यानी कि सुपार्को का क़याम अमल में आया, जिसके फाउंडिंग डायरेक्टर के रोल में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान के अकेले नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के प्राइमरी आर्किटेक्ट थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर कंट्रीज़ के दरमियान के गैप को फिल करना चाहते थे। डॉक्टर सलाम का ये मानना था कि साइंटिफिक थॉट कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है और डेवलपिंग नेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने साइंटिस्ट पे इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क की माशी ग्रोथ में स्टेबिलिटी हासिल की जा सके। डॉक्टर सलाम उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान को इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब रहे कि कैसे स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नासा से वाइटल हेल्प और सपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन का फ़ायदा उठाया और 1961 में नासा के साथ स्पेस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट पे साइन किया। यूएस की अर्ली फंडिंग पाकिस्तान के रॉकेटरी प्रोग्राम और स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस थी, जो कि सुपार्को के जरिए की जानी थी। कोल्ड वॉर की स्पेस रेस के दौरान यूएस के लिए स्पेस का डेटा हासिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से नासा ने पाकिस्तान को स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए अपना प्राइमरी पार्टनर बनाया। डॉक्टर सलाम ने पाकिस्तान के साइंटिस्ट की टीम को रॉकेट टेलीमीटरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की एडवांस ट्रेनिंग हासिल करने के लिए नासा की फैसिलिटी वॉलप आइलैंड भेजा। पाकिस्तान के साइंटिस्ट को एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एडवांस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देने के लिए नासा ने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि पाकिस्तान के साइंटिस्ट की टीम को ट्रेन किया जा सके। यूएस और फ्रांस ने पाकिस्तान को अर्ली एटमॉस्फेरिक रिसर्च और डेवलप ग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए बुनियादी ट्रेनिंग और रॉकेटरी प्रोवाइड की, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए इंतहाई एसेंशियल थी। फ्रांस ने यूएस के पैरेलल काम करते हुए पाकिस्तान को एडवांस रॉकेटरी कैपेबिलिटीज़ और ट्रेनिंग प्रोवाइड की। फ्रांस ने सुपार्को को रॉकेट इंजीनियरिंग में महारत हासिल करने के लिए असिस्ट किया, जिसने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की मजबूत इंजीनियरिंग की बेस को इंश्योर किया। और इसके साथ साथ नासा ने पाकिस्तान के साउंडिंग रॉकेट्स के लिए हार्डवेयर और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के पहले रॉकेटरी लॉन्च सीरीज़ यानी कि रहबर की। रहबर प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन था जिसमें सॉलिड फ्यूल साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। 1960s में डॉक्टर सलाम ने रहबर सीरीज़ के ज़रिए हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक रिसर्च को प्रायोरिटाइज करके दुनिया की स्पेस रेस में पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। 7 जून 1962 सोन मियानी की रॉकेट रेंज से रहबर 1 को लॉन्च किया गया, जिसने ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर स्पेस में ट्रैवल किया, जिसने अपर एटमॉस्फेयर में विंड पैटर्न और कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडी के लिए 80 पाउंड का पेलोड अपने साथ कैरी किया, जिसने पाकिस्तान को साउथ एशिया का पहला, एशिया का तीसरा और दुनिया का 10वां सक्सेसफुल स्पेस फ्लाइट करने वाला मुल्क बना दिया था। इन लॉन्चेस का मेन पर्पस टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, विंड वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अपर एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्ट करना था।
اور پاکستان کو یہ کامیابی سپارکو کے قیام کے ود ان 9 months میں حاصل ہوئی۔ رہبر 1 کے سکسیسفل اسپیس لانچ کے چند ہی دن بعد یعنی کہ 11 جون 1962 کو رہبر 2 کو اسپیس میں لانچ کیا گیا، جس نے اپنے ساتھ 130 پاؤنڈ کا پے لوڈ کیری کیا تاکہ وہ اپر ایٹماسفیئر کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکے۔ 1962 سے لے کے 1972 کے درمیان سپارکو نے 200+ سکسیسفل ساؤنڈنگ راکٹ لانچز کی، جن میں رہبر سیریز کے 24 راکٹ شامل تھے، جن میں نکا جون، جوڈی ڈارٹ اور سینٹور جیسے ماڈل شامل تھے۔ ان راکٹس کو کاسمک ریڈیشن، ایٹماسفیرک ونڈز اور ٹیمپریچر گریڈینٹس کی اسٹڈی کے لیے لانچ کیا، جس نے اس وقت پاکستان کو اسپیس ریس میں چائنا اور انڈیا سے آگے کر دیا۔ ناسا نے اسٹارٹنگ میں نکا جون اور جوڈی ڈارٹ جیسے ساؤنڈنگ راکٹس پرووائڈ کیے، جو کہ رہبر سیریز کی لانچ کی بیس بنے۔ رہبر سیریز کی لانچز سے کلیکٹ کیا گیا ڈیٹا US کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس سے میوچول سائنٹیفک انٹرسٹ کو تقویت ملی۔ آلدو رہبر راکٹس امریکن سپلائی جوڈی ڈارٹ اور نکا جون ماڈل کے تھے، لیکن ڈاکٹر سلام یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے اسپیس پروگرام میں کسی بھی کنٹری پہ ڈیپینڈنٹ نہ رکھے۔ فورن ڈیپینڈنس کو ختم کرنے کے لیے سپارکو نے کراچی میں 1967 میں پاکستان کا پہلا راکٹ بنانے والا پلانٹ اسٹیبلش کیا۔ اس پروگرام کی اسٹرانگ انجینئرنگ فاؤنڈیشن کو انشور کرنے کے لیے ڈاکٹر سلام نے پولش ملٹری سائنٹسٹ اور انجینئر ایئر کوموڈور ولیڈیسلاو ٹراوکس کو اس پروگرام کا ٹیکنیکل ہیڈ اپوائنٹ کیا۔ پاکستانی سائنٹسٹ اور انجینئرز نے 1972 تک گوڈارڈ اسپیس سینٹر میں راکٹ انجن اور اسپیس سائنس کی ٹریننگ حاصل کی، جس کی ہیلپ سے لوکلی میڈ راکٹس وجود میں آئے، جیسے کہ شاہ پر ایک 2 stage سالڈ فیول راکٹ ہے جو کہ 950 کلومیٹر کی بلندی تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ رخنوم جو کہ ایک 3 stage لیکوڈ فیول راکٹ ہے جو کہ 1000 کلومیٹر کی ڈیپ اسپیس ریسرچ کے لیے تیار کیا گیا۔ انیشیل سائنٹیفک راکٹ سے حاصل ہونے والا پرائمری اسٹرکچر اور ٹیکنیکل کیپیسٹی نے پاکستان کے میزائل پروگرام ہتف سیریز کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ 1973 میں سیٹلائٹ نیویگیشن اور ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے کراچی اور لاہور میں گراؤنڈ اسٹیشن قائم کیے گئے، جن کا وزٹ اپولو 17 کے ایسٹروناٹس نے بھی کیا۔ یہاں تک پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن 1970s اور 1980s میں حالات بدل جاتے ہیں۔ 1980s کے ایرا میں انٹرنیشنل پولیٹیکل کلائمیٹ اور ٹیکنالوجی پہ پابندی نے ویسٹ کے ساتھ ایڈوانس سیٹلائٹ ٹیک پہ فیوچر کوپریشن کو مشکل بنا دیا۔ اس کے ساتھ 1971 کی جنگ اور 1974 کے انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد فنڈز کو اسپیس ریسرچ سے ہٹا کے نیوکلیئر اور میزائل ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر دیا گیا۔